और इस बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है रमन सिंह जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आखिर रमन सिंह है क्या, उनकी शख्सियत क्या है, वो आप जरा समझें और देखें। वो शख्स जिसने आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ साथ राजनीति में भी झंडे गाड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह की, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। रमन सिंह ने राजनीति पारी की शुरुआत जनसंघ के यूथ विंग से की थी। इन्होंने कवर्धा की नगर पालिका, छत्तीसगढ़ विधानसभा और भारतीय संसद में बहुत से महत्वपूर्ण पद संभाले और 1999 में संसद के सदस्य रहते हुए वाणिज्य राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। रमन सिंह ने देश को इजराइल, नेपाल, फिलिस्तीन और दुबई में भारतीय व्यापार मेले का नेतृत्व भी किया है। डॉक्टर रमन सिंह ने लोगों को मुफ्त इलाज के लिए भारत माता चिकित्सालय बनवाए हैं। रमन सिंह का न्यूज इंडिया के राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया के राइजिंग कॉन्क्लेव में। और मैं चाहूंगी कि हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी आए, मंच संभाले, आपका कोई सवाल हो तो पूछे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रमन सिंह को किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तारीफ इस बात को लेकर भी हुई कि सबसे पहले आपने पीडीएस सिस्टम को जिस तरह से पॉपुलर किया था, जिस तरह से सस्ता अनाज आपने दिलवाया था। आज जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है पीडीएस सिस्टम को लेकर भी, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 80 करोड़ अनुराग ठाकुर आने वाले हैं, लोगों ने वो नीचे बैठेंगे कि एवी चलेगी। अलग अलग तरीके से सिस्टम की भी आलोचना की कि देश जो है इसका मतलब उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि जब 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की जरूरत पड़ रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में आमंत्रित करने के लिए। एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी का धन्यवाद, बीएस सोमर चेयरपर्सन निम्स और जो इसके संचालन कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मूल विषय छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में हुआ। 2000 में निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी की यात्रा चली और अटल जी ने छत्तीसगढ़ को राज्य के रूप में दिया। 3 राज्य एक साथ बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। मगर विकास की दिशा में, स्थायित्व की दिशा में, डेवलपमेंट की दिशा में मजबूती से काम छत्तीसगढ़ में हुआ और उसकी शुरुआत हमने गरीबों से की। गरीबों को जो पलायन होता था, भूख से मौत हो जाती थी, उस पीड़ा को दूर करने का सबसे बड़ा काम किया। गरीबों के लिए 1 रुपया किलो चावल की योजना की शुरुआत हमने छत्तीसगढ़ में की। और उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य, पिछड़ा राज्य था, जिसकी वजह से क्षेत्रीय संतुलन की वजह से ही छत्तीसगढ़ बना, जिसका बजट 7,000 करोड़ से बढ़ा के 1 लाख करोड़ तक इसका बजट लाने का काम किया। और 1 रुपये किलो चावल और खाद्यान्न सुरक्षा का कानून, हमने कानून बनाने का काम किया छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में कानून बना के गरीबों को चावल वितरण किया, 70 लाख परिवार से ज्यादा लोगों को। और उसके साथ 1 रुपये किलो चावल, नमक की योजना की शुरुआत हमने की, जिसमें गरीबों के बेहतरी के लिए उपाय हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई योजना, पीडीएस सिस्टम को हम कैसे बेहतर लागू कर सकते हैं, उसमें प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्रोडक्शन, इन तीनों को हमने फोकस किया। और फोकस करने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण उसकी कड़ी जो थी कि धान की खरीदी कैसे करें। 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा के 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की व्यवस्था की। और उसके साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम को हमने देश का एक मॉडल बनाया, जिसमें बिना किसी करप्शन के प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क देश में, छत्तीसगढ़ में शामिल हो, जिसको कई राज्यों ने अडॉप्ट किया, कई राज्यों ने उसको स्वीकार किया। 50% महिला आरक्षण की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई। छत्तीसगढ़ में हमने लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना जैसी
महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही साथ जॉब के लिए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या थी। आपको आश्चर्य करेंगे कि 15 साल के कार्यकाल में 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती, 70,000 पुलिस के कर्मियों की भर्ती, 10,000 पीएससी के माध्यम से युवकों की भर्ती करने का काम किया। और इस प्रकार छत्तीसगढ़ में नए इंस्टीट्यूशन लाने का काम किया। नए मेडिकल कॉलेज हमने खोले, 2 से 10, 11 मेडिकल कॉलेज हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। इस प्रकार वो छत्तीसगढ़ में हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम किया। नए आईआईटी की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई, आईआईएम आया, एम्स आया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना छत्तीसगढ़ में की। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम बेहतर तरीके से शिक्षा को कैसे प्रसार कर सकते हैं, अधोसंरचना के निर्माण में हम काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फोकस किया। एजुकेशन पे हमने जोर दिया। जो 30,000 स्कूल थे उसको बढ़ा के 60,000 स्कूल किया। स्कूलों की संख्या बढ़ी। ड्रॉप आउट रेट 11% से 1% लाने का काम छत्तीसगढ़ में किया। सड़कों का जाल बिछाने का काम, आप आश्चर्य करेंगे, 15 साल की अवधि में, 15 साल के समय में छत्तीसगढ़ में यदि सड़क 30,000 किलोमीटर था तो 15 साल में 60,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का काम छत्तीसगढ़ में किया। 50,000 रुपए तक निःशुल्क इलाज के स्मार्ट कार्ड योजना बनाई, जिसमें हर व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ को एक व्यक्ति को इलाज के लिए निःशुल्क 50,000 तक के कार्ड उनके हाथ में रहते थे। कोई भी बीमारी के इलाज कर सकता है। इन योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ में मिला और 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता ने विकास के साथ साथ हमें आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद ये रहा कि छत्तीसगढ़ आज देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में है। नए रायपुर का निर्माण एक अपने आप में बड़े काम की शुरुआत हमने छत्तीसगढ़ में की। एक नया कैपिटल आज छत्तीसगढ़ में विकसित होकर सामने है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के विकास की इस योजना में माननीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा योगदान भी रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए जो काम किए, उन कामों को तो मैं गिनाऊंगा, मगर ये कहना चाहूंगा कि देश में एक बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आया। 370 समाप्ति की न केवल घोषणा हुई, इसका क्रियान्वयन हुआ। ट्रिपल तलाक जैसे कठिन चीजों का समाधान निकालने का काम किया है। और पूरे देश में आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश में 80 करोड़ लोगों के लिए सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क वैक्सीन, 215 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन। जनधन योजना में 47 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक की इलाज की व्यवस्था हुई। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं का भी लाभ छत्तीसगढ़ में मिला। और छत्तीसगढ़ आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देश में एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हुआ है। आपने जो प्रश्न किया था, मूल प्रश्न यही था कि गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था के लिए हमने क्या काम किया और गरीबों के बेहतरी के लिए हम कैसे काम किए। मगर छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य ये है कि 4 साल पहले एक ऐसी सरकार बनी भूपेश बघेल की, जिसने छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में बदनाम किया। आज छत्तीसगढ़ यदि जाना जाता है तो इस 4 साल में भूपेश के आने के बाद ईडी के मामला और सीडी के मामले को लेकर पूरे देश में चर्चित है। शांति का टापू अपराधगढ़ बन चुका है। और जिस प्रकार आज छत्तीसगढ़ की स्थिति है, लूटमार, हत्या, बलात्कार, 1 किलोमीटर सड़क बनी, न पुल बने, न पुलिया बने, न स्कूल बने, न अस्पताल बने। 4 साल में विकास अवरुद्ध हो चुका है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों राज्यों के तुलनात्मक रूप से बातें यदि देश के सामने जाए तो निश्चित रूप से होगा। और इन्होंने न केवल युवकों के साथ छल किया, इनके जन घोषणा पत्र जिसकी वजह से सरकार में आए, पूर्ण शराबबंदी की बात को लेकर सरकार में आने वाली भूपेश सरकार घर घर पहुंचा के शराब देने का काम कर रहे हैं। महिलाओं के साथ छल किया, उन्होंने वादा किया था शराबबंदी का। कर्मचारियों के साथ जो संविदा और अस्थायी कर्मचारी हैं उनके साथ बेइंसाफी हुई। युवकों को 10 लाख युवकों को 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। और छत्तीसगढ़ की जो पहचान बनी थी, तो उस पहचान को धूमिल करने का काम किया। मुझे याद आता है 1999 का इलेक्शन
टिकट दिया जाए, टिकट जीत कर आगे तो पहली बार में आपको मंत्री। धर्मांतरण को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का बहुत असर है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को धर्मांतरण के खिलाफ, खासतौर से जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून लाना चाहिए? देखिए, धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है, वो बड़ा स्पष्ट है कि यदि बलपूर्वक, छलपूर्वक, दबाव से धर्मांतरण होता है और ईसाई या क्रिश्चियन यदि धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये स्पष्ट हो चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और भारतीय जनता पार्टी से सहमत है कि इस प्रकार के लोगों ने, जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया, उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाए, जबकि वो आरक्षण का मुद्दा ही होता है कि तुम्हारी संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म के रक्षा के लिए, परंपरा की रक्षा के लिए ये आरक्षण का लाभ दिया जाता है, शिक्षा के प्रसार के लिए। मगर यदि धर्मांतरण हो गया तो उस धर्मांतरण को के बाद उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट मत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में निर्देश जारी किए हैं।